सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े आ रहे हैं, चौकस, ब्यूटीफुल। तो सर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, शुरू करते हैं। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा ज़रा एक ऐसी खबर से ज़रा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। परवेज़ खटक साहब, वाह, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पार्टी से। और जो आपकी मेरी एक डिस्कशन हो रही थी ऑफ स्क्रीन कि कुछ सियासी लोग जो हैं उन्होंने इस इलेक्शन के बाद वो बाकायदा तौर पे मुस्ताफ़ी हो गई, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, सराजुल हक साहब हैं। परवेज़ खटक का जब मैं जिक्र करता हूँ तो आप हमेशा कहते हैं कि वो कम बैक करेंगे, वो आ रहे हैं, ये ब्रेक है। लेकिन अब लग रहा है कि ब्रेक ही हैं। सर उन्होंने ये कहा था कि सियासत से ब्रेक ली है, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सियासत से कतई ताल्लुक कर गए हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये जब उन्होंने सेहत की बुनियाद पे लिए बात बिल्कुल। हालांकि वैसे उनको ना कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरवेट आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अनलाइक बिलीफ हेयर इन पाकिस्तान के मतलब मोटे को सेहतमंद समझा जाता है, जो मतलब आइडियल वेट से भी जो नीचे है उसके हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ रहा है। वो तो सदाबहार। सर वो देखे ना, लैंड क्रूजर के बोनेट पे बैठ के एक दफ़ा धरने पे आ रहे थे। सो फिटनेस, वाह। तो मैं खैर इसमें सवाल ये करना चाहता था कि ये जो उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस छोड़ी है, तो अब वो जमात कायम है या कलम दवात पार्टी की तरह वो एक बंदे के छोड़ने पे वो पार्टी खत्म होने का खतरा है? को और था यही तो सवाल है सर। अगर तो देखे ना, ये सीट जीते होते कहीं से भी तो फिर तो इससे बेहतर पार्टी नहीं थी जहाँ पे रेंट दे सकती है पीटीआई जाके। मतलब रेंटल चल रहा है ना, विंडो शॉपिंग जैसे आप कहते हैं, मैं रेंटल कहता हूँ, तो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे ख्याल में कोई सीट नहीं निकाली ना केपी में ना कहीं और, तो बहरहाल वो तो सर ठीक है, हम आगे फॉलो करेंगे। हम ये तमाम सियासतदान जो हैं हम हमेशा कहते हैं कि यार सियासत किसी तरह से नहीं ख़त्म होती। क्या हम कभी ऐसा दिन देख सकते हैं कि शेख रशीद भी छोड़ दे पार्टी? नहीं। ओके। हाँ, और कबूल भी कर लिया है पीटीआई पार्लियामेंट्री। पर ये तो नहीं बात नहीं। तो मैं सर मैंने देखा, मैंने आज का शो जो है ना, मैं आपको सॉफ्ट लाया हूँ। अब हम ज़रा हार्ड न्यूज़ पे जाने लगे। बिल्कुल ठीक। तो हम बात कर लेते हैं तरीक़ इंसाफ। कुछ दिन पहले बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत साहब ने खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ऐलान किया कि आज के दिन, हफ्ते के रोज़, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज जो है वो किए जाएंगे। और उसकी एक बाकायदा लिस्ट भी दी गई थी, और उसके अंदर लाहौर और दीगर शहर जो है उनके अंदर कहा गया था। सवाए इस्लामाबाद में एनओसी नहीं मिला था, लेकिन रुका कोई नहीं। लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया उसमें हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ साथ ही कुछ फ़ीमेल पीटीआई एक्टिविस्ट जो थे उनको भी अरेस्ट किया गया, और अब सुनने में आ रहा है कि रिहा कर दिया गया है। लेकिन उस वक्त उनको अरेस्ट किया गया था और वो सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पे, हमारे चैनल पे वो ख़बर चली थी, और लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े डिफरेंट थे। उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द भी घिराव था एक पुलिस का। अरेस्ट उनको नहीं कर पाए और वो वहाँ से फिर चले गए। फिर उन्होंने स्पीच भी की, और वो मतलब एक जो पीटीआई का एक माजी का जो एक हमें जोश और वो जो एक प्रोटेस्टिंग जो उनकी एक नेचर है वो नज़र आई। और लेकिन इससे मेरे नज़दीक ये इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। फ़िलहाल ये चलें, ठीक है, सब कुछ अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराएं, सब कुछ करें, पुरअमन बार बार उन्होंने कहा करेंगे। ज़ाहिर है हमें हमारे जहन में वो 9 मई के दिन के जो वाक़यात हैं वो एच्ड हैं, और हमें वो उनकी हम मज़म्मत भी करते हैं। और अब जब भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट होगा तो उसके अंदर प्रोटेस्टर्स को भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए, और जो इंतज़ामिया उसको भी केयरफुल होना चाहिए। जी देखें, असल में जितनी वीडियोस मैंने देखी ना, जब ये सलमान अकरम राजा साहब को और एक और ख़ातून थी जिनको लाहौर से गिरफ़्तार किया, तो उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि सलमान अकरम राजा या वो ख़ातून कोई भी वॉयलेंट हरकत कर रहे थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हर सिटीज़न का हक है।
अच्छा, अगर आप किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार करेंगे तो बहरहाल लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ जुड़ेंगी, चाहे वो उनके वोटर्स हैं या नहीं। सो रियासत को इसलिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, वो मरवत शैल्बी मैं तो उनको कहता हूँ, क्योंकि अगर कभी पीकी ब्लाइंडर्स पाकिस्तान में बने तो उसमें मरवत साहब के बगैर वो AI ने ये कर दिया है, आपने वो देखी क्लिप? बिल्कुल, वो हो ही नहीं सकता, उनके बगैर नहीं बन सकता वो। तो वो उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम उनसे बहुत खुश हैं। अगेन प्रोटेस्ट अगर पीसफुली कर रहे हैं तो उनका वो राइट है। अच्छा, हम जो दूसरी खबर जिस पे आप आने के लिए कलप रहे हैं, मुझे पता है वो कौन सी है, लेकिन उससे आने से पहले ना एक और चीज़ में ये करते हैं। अच्छा, सो इस वक्त ना बहुत सारी पार्टीज़, यहाँ तक कि वो पार्टीज़ जो जीती हैं, उन्हें नून लीग भी कह रही है कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है। अच्छा, और वो हुई हो कुछ हल्कों में ज़रूर, यकीनन। बुनियादी बात यह है कि इस सिस्टम में एक बड़ा अजीब सा फ्लॉ है। वो ये है कि जिस तरह से आप जब कोई मसला होता है तो आप अगर खुश नहीं हो तो आप इलेक्शन कमीशन जाते हो, वो सबसे पहले आपको आरओज़ के पास भेजते हैं। आरओज़ अगर कहते हैं कि हाँ जी कोई ना कोई मसला हो गया है, फिर वो रीकाउंटिंग होती है। वो रीकाउंटिंग पे खुशी ना हो तो फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, वो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मामले इस तरह से चलते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आरओज़ को जो पैसे मिलते हैं इस काम के, ये जो पूरा इलेक्शन कंडक्ट करने के, होल्ड करने के, वो फॉर्म 49 तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। सो उसके बाद जितना इजाफी काम है, हल्का दोबारा खुलना है, रीकाउंटिंग होनी है नहीं होनी, उन्होंने जो फैसला करना है कि इस जो एलिगेशंस हैं वो ठीक हैं नहीं है, ये सारा कुछ जो है ये इजाफी काम है। जब आप ऐसे करोगे तो कौन दिल से करेगा? तो अगर आपको पहले थोड़ा सा भी शक हो, मतलब ये बहरहाल ये काम है ना कि कल को कोई भी बंदा आके रॉन्गफुली क्यों ना हो, मतलब एक बंदा गलत भी तो क्लेम कर सकता है ना कि धांधली हुई है, आपको फिर भी उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेप्स जब आपको पता है लेने पड़ सकते हैं, तो फिर जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका उसमें पैसे ऐड होने चाहिए। सर बिल्कुल। और ये सर देखें ना, हम इस शो पे हम अक्रॉस द बोर्ड हर किस्म के जो सरकारी नाज़मीन हैं उनके हवाले से बात करें। टीचर्स की हद तक हमने बड़ी बातें की हैं, और हम उसके अंदर भी यही है कि जो एग्जामिनेशंस होती हैं जो वो कंडक्ट करते हैं उसके अंदर भी उनको कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और जो वो कर भी जाते कभी और पैसे मिलते ही नहीं। तो इस सूरत में भी ये आरओज़ जो हैं इनका थोड़ा सा, अगर ये रिकाउंटिंग और देखें ना कितने ज़्यादा हल्के हैं जिनके ऊपर इशारा शायद करनी पड़ी चीज़, तो मिलने चाहिए। पैसे नहीं मिल रहे तो गलत से। मैं बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन जो है ना सर, ये मैट्रिक के आपने बात कर ही दिया, इन्विजिलेटर्स जो हैं इनको बेचारों को एक पर्चे के 750 रुपये मिलते हैं और 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलते। सर ये तो चले बातें रहीं अपनी जगह, और डेफिनेटली बात किसी को तो करनी चाहिए इनके बारे में। लेकिन लोग जो है ना वो इस दफ़ा इस इलेक्शन को ले बैठे हैं। ये इलेक्शन इतना एक तो मुतनाज़ तौर पे व्यू किया जा रहा है, अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे भी देख लें, और अगर आप देख लें सिर्फ कि अब रवैये जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो कितने तब्दील हो गए हैं, सिवाय एक पार्टी के, और वो नून लीग है। और जिस बात की मैं समझ नहीं आ रही, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है उनका एक बड़ा रिलेशन है मीडिया से बड़ी देर से, और वो मेरे नज़दीक उनकी एक डीलिंग विद द मीडिया जो है उनमें वो दीगर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे, उनमें उनका एक अच्छी माने जाती है, उनकी वेल जर्नलिस्ट कम्युनिटी में उनकी है बनिस्बत फवाद चौधरी साहब की या और जो आए हैं पिछले। तो लेकिन उन्होंने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को मुखातिब होते हुए या इंटरनेशनल फोर्सेस से मुखातिब होते कि आप मुदाखलत ना करें हमारे इस निज़ाम के अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और दूसरी तरफ जो है जी, कल के दिन हमने शायद जिक्र भी किया इसके बानी PTI हैं, वो कह रही है कि बड़ी धांधली हुई है मुदाखलत। सो ये किस किस्म की चीज़ है कि इतनी सी देर में, महीनों के अंदर अंदर बयानिए दो पार्टियों के जो मुखालिफ पार्टी हैं वो बिल्कुल ऐसे बदल गए। देखिए, जो बानी PTI का जो बयान था ना वो थोड़ा सा मज़गा खेस है, और वो इसलिए है कि वो पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने साजिश कर दी, और अब वो कहते हैं कि अमेरिका नोटिस ले, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई एक जो मीडिया का इदारा है वो नोटिस ले, उन्होंने अमेरिका की बात की। ठीक है, सो ये मज़गा खेज़ है। जहाँ तक मीडिया की बात है ना, जो ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि वो इंटरफेयर ना करें, देखें जी, इंटरफेरेंस एक कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लोकल या इंटरनेशनल कैसे कर सकती है? वो तो बस रिपोर्ट ही कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो जो रिपोर्ट चला रहे हैं वो गलत है,
तो आपके पास पूरी स्टेट मशीनरी है, आप उसका रिबटल करते हैं। ये इसमें मतलब डिमांड ही करना है कि जी वो इंटरफेरेंस ना करें या वो रिपोर्ट ही ना करें, मतलब ये तो मेरे ख्याल में डिमांड ही बड़ी अजीब सी। हाँ अजीब सी। और असल में सर वैसे तो हमारे इलेक्शन ज़ाहिर है ग्लोबली एक बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन हैं। हमारी जो हमारा मुल्क है उस वो मतलब एक जियो पोलिटिकल सिनेरियो के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुल्क उस तरह से है कि और सबको कंसर्न होता है कि कौन सी हुकूमत आ रही है यहाँ पे, और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हमें खुद अवाम को कि कौन गवर्नमेंट आ रही है। लेकिन इस दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, और लेकिन मसला ये उसमें से ज़्यादातर रिपोर्टिंग जो है वो एक मुस्बत अंदाज में नहीं हुई। मैं इस तरह नहीं कह रहा कि वो मुस्बत करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा डाउट क्रिएट किया गया उस रात को 8 तारीख की, जब रिज़ल्ट्स ही नहीं आ रहे। ये इलेक्शन तब हो चुका था मुतनाज़ा जब उन्होंने रिज़ल्ट्स में इतनी देरी कर दी। अब उसके ऊपर जो बयान आया और वो जो एक चीज़ हुई कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा यार बस 3 बजे तक का टाइम है, रिज़ल्ट दें, और फिर किसी ने आके 2 रिज़ल्ट सुना दिए, वो भी 2 पता नहीं कहाँ के हलकों के, जो सबसे दूर दराज हलके थे वहाँ के पहले आ गए रिज़ल्ट, और बाकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह के नहीं आ रहे। सो अगर तो ऐसी चीज़ क्यों हुई है, किसने की है, क्या वजह है इसकी, क्या इनएफिशिएंसी थी, क्या आरओज़ की ट्रेनिंग नहीं थी, क्या पोलिंग स्टेशन पे लोग नहीं मौजूद थे, या कोई तंगी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में आप इसके बाद भी इलेक्शन होने हैं, और भी इलेक्शन हमने कराने हैं, आज से 5 साल बाद फिर इलेक्शन होना है। सो उस सारी चीज़ के अंदर अगर तो ऐसा इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट बन जाए तो ये तो होती रहेगी चीज़। इलेक्शन कमीशन इतना चुप क्यों? देखिए, एक तो अगेन मीडिया की अगर हद तक बात करें ना, ये जो इस वक्त हुकूमती अहल मतलब जो जीत गए हैं या जिनको लग रहा है जो जीत रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पर मीडिया बात ना करे, अच्छा उस पर अक्सर आप ये भी सुनेंगे वो कहते हैं जी कि सबूत लेके आएँ, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूत लेके आएँ। देखिए, मीडिया उस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, या मीडिया अगर इल्ज़ाम लगा भी रहा है तो उसका काम उस तरह से शायद सबूत लाना नहीं है। बात ये है कि एक इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन में मतलब कमोबेश 70% आबादी का ख्याल ये है कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, वो जिस भी वजह से, वो नाअहली थी, वो करप्शन थी, वो जो भी था मामला। अच्छा, अगर वो आवाम की आवाज़ को मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है तो ना तो वो खुद से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना उनकी ज़िम्मेदारी है सबूत लाना, क्योंकि अगर वो आवाम मतलब ठीक है, उस आवाम में ऑपोजिशन के लीडर्स भी हैं, उस आवाम में जनरल पब्लिक भी है, उस आवाम में शायद रियासती एहलकार भी हैं। अगर कोई आके कैमरे पे अपने जज्बात का इजहार कर रहा है तो मीडिया हाउस कैसे कहे कि जी हमने इसको पब्लिश नहीं करना, सो वो तो करेंगे। ये उनसे डिमांड करना कि आप सबूत लेके आएँ, वरना आप कोई भी एक जो आवाज़ है हमारे मुखालिफ उसको पब्लिश ही ना करें, ये बड़ी अजीब सी ओन चौधरी साहब ने भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बड़े तरीक़ों से अजीबो गरीब थी, और उसके अंदर भी उनसे यही सवाल था कि अगर आप सब कुछ ले आए तो फॉर्म 45 भी ले आते कुछ। सर वैसे जिसे जीती हुए कैंडिडेट को ऐसे नहीं कहना चाहिए। चले सर, यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एक और खबर क्या आज की मेरे ख्याल में मेन जो चीज़ है जिसका आप कह रहे थे कि मैं पहुंचना चाह रहा हूं वहाँ पे, लियाकत अली चट्टा साहब रावलपिंडी कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस पे, नॉट सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पे, काजी फरीद साहब पे, कि ये जो इलेक्शंस हैं और जो ख़ास तौर पे सीटें उनके अंदर जो एरियाज़ आ रहे थे रावलपिंडी के, उसमें 70 हज़ार वोट जो है उन्होंने उल्टाए। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं तो आज सुबह ख़ुदकुशी अटैम्प्ट करने लगा था, और लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बता दूं कि मेरा ज़मीर अब नहीं मानता, मेरे साथ सख्त तरीन कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसके कसूरवार इलेक्शन कमीशन को ठहराएं, जैसे मैंने कहा काजी फरीद साहब का नाम उन्होंने लिया, और जाते जाते फिर उनकी मीडिया से बात की तो ये दोहराते रहे ये सारी बातें जो हैं। इसमें ये बात भी है कि ये इनकी रिटायरमेंट जो है कुछ देर तक होने वाली है, और वैसे इनकी जो रावलपिंडी के अंदर जो इनकी खिदमात हैं वो भी हैं, ये मतलब उस तरह माने जाते हैं कि बड़े हार्ड वर्किंग कमिश्नर हैं, और जगह जगह में इन्होंने चीज़ें काफ़ी काम किया है, वहाँ पे लोग इसको तस्लीम करते हैं। उसके बाद से जब इन्होंने बयान दिया तो ज़ाहिर है तमाम सियासी पार्टियों ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया, जिसके अंदर PTI ने तो ऑब्वियसली कहा कि देखा ना जी
कहा था हमने कि ऐसे ही है तो अब तो देखें कोई बात रह नहीं गई, तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन भी बनाई जाए, फलानी कमीशन बनाई जाए, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए ईसीपी के ख़िलाफ़ फलाना। ईसीपी ने अपना मौक़िफ़ पेश करते कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने तो तब्दीली की। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, उसके अंदर उन्होंने भी कहा कि आप जो है उनकी तफ्तीश जो है अगर करनी है तो पहले चेक करें कि ये इलेक्शन से 8 दिन पहले किनके साथ इनका फ़ोन चेक करें और ये किससे बातचीत करती हो। तो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा इस चीज़ की वजह से। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊँगा जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन ये सराउंडेड हैं इलेक्शंस इस किस्म के इल्ज़ामात से, और ये अगर एक शख्स ने किया है तो मेरे ख्याल में और लोग भी कर सकते हैं। अब उस डिबेट में जाना कि जी ये क्यों किया उन्होंने, अब क्यों उन्होंने किया, ये तो नहीं को पता होगा, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। देखिए बात बताए क्या है, बात ये है कि जहां उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने यूं किया, तो वो साथ ये भी बता देते कि किसके कहने पे किया। ठीक है, वो तो उन्होंने नहीं किया, तो क्या पहले धांधली उन्होंने अपना दिल कर रहा था करने के लिए और इसलिए कर दी थी, और अब उनका अपना दिल नहीं कर रहा तो वो उसको मना कर रहे हैं। सो ये जब तक जवाब ये नहीं दिया जाएगा ना कि किसके कहने पे दी, तब तक इल्ज़ामात जो हैं वो मतलब उनकी कोई वक़्त नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ज़ाहिर है वो तमाम पार्टीज़ का तो बड़ा सादा सा बयान होगा कि जी अच्छा ये हुआ है तो ठीक है, फिर आप जो इसके सबूत हैं वो जमा करा दें ट्राइब्यूनल में, तो फिर वो जो भी फैसला आएगा फिर देख लेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना, वो पार्टियों ने जो मैंने देखा कि वो उनका लाइन ऑफ डिफेंस क्या था कि जी एक शख्स इस किस्म की बातें कर रहा है, ख़ुदकुशी की बातें कर रहा है, तो वो अपनी जो है ना उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो आप पहले तो मेंटल हेल्थ उसकी देखें ठीक है कि नहीं, अगर वो ठीक है तो फिर हम उसके इल्ज़ामात को कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये नून लीग का मौक़िफ़ है। बिल्कुल। अच्छा, बुनियादी बात फिर वही है कि मेरे ख्याल में ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। बात ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, इवेंचुअली तो उनको कोई ना कोई सबूत ही देना पड़ेगा ना। मतलब वो तो मैं कन्विंस्ड हूँ आपने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मेरे कन्विंस होने से तो आप नहीं देंगे, वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ऊपर दिखाना पड़ेगा। सो जब तक वो नहीं है तो इस पर मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। चौथी और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इस पे आपको पता है कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका भी बयान आ गया है और उन्होंने ज़ाहिर है वही बात की है कि जी बड़ी बिल्कुल ही लेकिन सबूत दे दें, कोई सेंस नहीं बनती मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा उसका। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अदना एक शख्स, एक शहरी पाकिस्तान, उनको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि 9 या 10 तारीख को शायद जब अदालत लगी छुट्टियों के बाद, तो फ़ाइज़ ईसा साहब का वो था कि जी अच्छा हो गए इलेक्शन, ठीक हो गए, कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर। यानी कि वो बिल्कुल टीवी से दूर थे, जो कि एक चीफ़ जस्टिस का काम है कि वो टीवी ना देखे। ठीक है, और उन्होंने वो सवाल किए, उस पर ट्विटर पे मीम्स भी बनी। लेकिन बहरहाल अगेन हम किसी की नीयत पे शक करने वाले हम कौन होते हैं। एक चीफ़ जस्टिस अगर उस तरह से एक्ट कर रहा है कि जिस तरह से उसको करना चाहिए, तो हम नेक नियति में ही लेंगे कि वो ऐसे ही हुआ होगा। आज ये इल्ज़ाम लगा और उनको आज ही इसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए कैमरा भी मिल गया, रिपोर्टर भी मिल गया, उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दे भी दी, बेसिकली रिप्लाई दे दिया कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वो अगेन वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हम पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कल कुछ ये तो मैं भी आज कोई भी इल्ज़ाम लगा दूँ, जिस दिन कोई सबूत लेके आएगा उस दिन फिर आप दें जवाब। और सर देखें ना, अब एटलीस्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास तो एक मंडे के दिन एक मौका भी है कि इन तमाम चीज़ों को एक ही केस के तहत एड्रेस कर सकते हैं, जो कि पिटिशन फाइल हुई हुई है, जिसकी हियरिंग मंडे को लगी हुई है कि पूरे इलेक्शन ही कालादम करार दिए जाएँ। इस किस्म की चीज़ आपको पता है, हमने वो हम डिस्कस करेंगे आगे जब उसकी समाअत होएगी। लेकिन सर अब आप देखें ना कि मसला एक किससे बहुत बड़ा पैदा होता जा रहा है। हम कल भी हमने बात की, आज फिर कर लेते हैं। आपको चाहिए पैसे, आपने लेने हैं पैसे। मुझे तो इस वक्त तक इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है कि तमाम जमातें वो अपने आप को कैसे देख रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, किस रोल में। पीटीआई का एक क्लियर मौक़िफ़ आता है, फिर वो चेंज होता है। अब पहले था जी हम अपोजिशन करेंगे, उसके बाद हम हुकूमत बनाएंगे। अब आज के रोज़ फिर उनका जी अब ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन साथ ही ये बात चलती है कि जी के हमारे जो हमारी धांधली हुई है या ज़्यादती हुई है, जो सीटें हमसे छीनी हैं,
वो मिला लें तो हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन ये भी कोई नहीं कहता कि हम हुकूमत बनाएंगे। नामज़द किए हुए उन्होंने अपने 3-4 लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ना क्लैरिटी कोई नहीं है अभी तक। फ़िलहाल ये कि पीटीआई ऑपोजिशन करेगी, बड़ी अच्छी बात है। नून लीग की आज चौथी, मेरे ख्याल में आज के रोज़ जो थी वो कमिटीज़ की मीटिंग थी पीपल्स पार्टी और उनकी सागडार साहब की रिहाइशगाह पे, और उसके बाद ये कुछ पता चलना है कि जी ये क्या रोल्स मिलेंगे, किसको क्या जाएगा, काबीना की शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है, फाइनेंस कौन लीड कर रहा है, फलाने दीगर जो पोर्टफोलियोज़ हैं किसको मिल रहे हैं, उसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने जी कि शायद नून लीग भी नहीं चाहती कि प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिले और उनके पार्टी का जो नॉमिनी है शहबाज शरीफ साहब वो कैबिनेट बना। देखिए, हमने ना कल का जो शो किया था वो हमने इस पर्सपेक्टिव के साथ किया था कि अच्छा पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही होगी, पीटीआई को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। वो अगर कोई व्यूअर्स नहीं देख सके तो वो यूट्यूब पे पड़ा है, वो देख लें। अच्छा, उसमें हमने, और ये कल पहली दफ़ा नहीं था, उससे पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन कल तो हमने बहुत कैटेगोरिकली ये बात की थी कि पीटीआई को मतलब उनका भला इसमें है, मतलब वैसे तो जो मर्ज़ी करें कि वो हल्की आंच पे प्रोटेस्ट रखें, अपना जो है डिसकंटेंट शेयर करते रहें, लेकिन इसको इतना ना पखा दें कि नून लीग कहे कि अच्छा ठीक है हम नहीं करते, आप बना लो फिर हुकूमत। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हुकूमत करनी इतनी मुश्किल होगी कि जो भी पार्टी सेंटर में हुकूमत में आएगी वो अनपॉपुलर होगी बहुत तेज़ी से, और 1-2 साल में ख़तरा ये है कि वो पार्टी शायद सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, वो इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी। तो आप नून लीग से करवाएं हुकूमत, आपने क्यों करनी है हुकूमत? 1-1.5 साल की बात है, उतनी देर में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उनको शायद मतलब हमारी बात पहुंची नहीं पहुंची, पसंद आई नहीं आई, उन्होंने तेज़ आंच पे रखा, और वही हुआ कि नून लीग ने आज बयान दे दिया कि जी हम फिर नहीं बनाते हुकूमत, आप यहाँ, बल्कि कल रात को ही शायद बयान दे दिया कि हम फिर नहीं बनाते हुकूमत, आप ही कर लें। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अभी टाइमिंग देखें ना कि आज ही उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब नून लीगी आए तो नून लीगी बार बार उनकी मेंटल हेल्थ पे सवाल उठाते रहे। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि भाई ये कौन करवा रहा है इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये खुद ही कर रहे हैं तो सबूत लेके आते, ये आए हैं बगैर सबूतों के और आके सीधा इन्होंने कहा जी मैंने ये कर दिया है। कोई तो पीछे हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा है। उन्होंने कौन सा किसी सियासी जमात को इल्ज़ाम ठहराया है? अगेन सो यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये, अगेन मैं आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं आई एम अज्यूमिंग कि ये टाइमिंग देखते हुए क्या ये एक मैसेज था नून लीग के लिए कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट नहीं लोगे तो फिर प्रोविंशियल भी खोनी पड़ सकती है। ये मत सोचो कि प्रोविंशियल में हम 5 साल के लिए पक्के हैं और सेंटर हमारी मर्जी है करें ना करें। सो ये इतने बड़े सवालिया निशान है, लेकिन इनके ऊपर शायद पॉलिटिकल पार्टीज खुल के बात ही नहीं कर सकते। सर देखें, अब हम उस जोन में आ चुके हैं जब हमें एक बहस छेड़नी पड़ेगी, जिसका मेरा बिल्कुल नहीं है वो बहस छिड़े भी और उसकी तरफ हम जाएं, अल्लाह ना करे हमें जाना पड़े। लेकिन मंडे का केस मैंने जिक्र किया जैसे है, रावलपिंडी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीगर पार्टीज़ जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास अपना अपना थोड़ा थोड़ा मैंडेट है, जिसको जोड़ तोड़ के बड़ा मैंडेट बना के हुकूमत बनानी है, उनका ये कहना कि हम शायद गवर्नमेंट नहीं करना चाहते, तो ये सारी बात तो खुदा न खास्ता अगर चलेगी आगे तो ये तो री इलेक्शन वाली बात बहस शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपकी जो पार्टीज़ हैं वो अगर कह दें कि जी पीटीआई कहती है मैंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलना, नून लीग कहती है यार कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुई, हम आप कुछ नहीं करेंगे, पार्लियामेंट हंग है, पार्लियामेंट हंग है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं जिसके अंदर आपने देखा है कि वो तेज़ी से सियासी केसेस जो उनको निपटाते हैं, अगर उन्होंने कोई इस किस्म का चीज़ कह दी तो फिर सर नुकसान किसका है? सर आपका खदशा 100% दुरुस्त है, लेकिन जो इसमें वाहिद चीज़ है ना, इसका रिबटल जो है वो ये है कि अगर तो आज नून लीगी आकर टीवी पे कहते जी कि कौन करवा रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो इसका मतलब था कि शायद हम री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात ही कोई नहीं की, वो उन्होंने कन्फ्रंट किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कल वो अच्छे बच्चे बन के दोबारा से कहेंगे अच्छा चले ठीक है हम सेंटर में गवर्नमेंट बना लेते हैं। चले सर, ये सारी बातें अब आगे देखते हैं।
हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक के बाद हमारे पास एक गेस्ट भी हैं, उनसे हम ज़रा कानूनी तौर पे ज़रा बात करेंगे सारे मामला जो हो रहे हैं। वी हैव टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, आज के आखिरी सेगमेंट के अंदर हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद। मियां दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन किया, एडवोकेट हैं, और हम ज़रा डिस्कस करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जो कानूनी नुक्ते हैं उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, और ओवरऑल सिचुएशन जो है उसका क्या करना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले बहुत मुख्तसर सवाल। मैंने कहा मैं उनको आए उनको बोलते सर क्या हो रहा है। अच्छा, इससे मैं थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो दाऊद साहब जो हैं, मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है इनसे, तो बहुत काबिल वकील तो वो हैं ही, लेकिन अब सर वो बादल नाखास्ता ही क्यों ना हो, हम कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है। सर अब मेरे सवाल पे आ जाते हैं। बस हो ये रहा है कि जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया नहीं, तब से लेके आज के दिन तक सब की कोशिश है जो पाकिस्तान के मुखालफ हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ना अदम इस्तेहकाम की तरफ जो है वो धकेला जाए, और उस अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की जो बुनियादें रखी जा रही हैं ना, वो बिल्कुल जालसाजी पे झूठ पर मबनी है, जो अगले दिन ही पता चल जाता है कि यार ये तो झूठ था, या आप कह लें कि अगले घंटे के बाद पता चल जाता है कि झूठ था। वो जैसे आज कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए हैं कि जी 70 हज़ार की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको मैंने हरवा दिया, और जो हार रहे थे उनको मैंने जितवा दिया। बंदा उनसे पूछे कि भाईजान आप थे कौन? ना तो आपका इलेक्शन में कोई अमल दखल, ना वहाँ से कोई PTI का या नून लीग का कोई भी उम्मीदवार 70,000 की लीड से जीता ही नहीं है। लेकिन आप देखें वो कैसा क्योस क्रिएट करके गए हैं। और फिर आप मज़े की बात देखें, मज़े की बात यह है कि जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात आने शुरू हो गए वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक़ के अंदर। तो आप ये सारी सीरीज़ मिलाएं, तो उस सारी सीरीज़ को मिलाते हैं ना, डॉट्स को, तो फिर उसमें आपका जवाब है कि ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है ये सब कुछ। ऐसे ज़रा अगर नून लीग का तो रद्द अमल जो है वो इसके ऊपर, अभी मरीम औरंगज़ेब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वो कहती हैं कि इसके ऊपर तफ्तीश तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इलेक्शन से 8 दिन पहले कमिश्नर साहब के किन से राब्ते थे, और इलेक्शन के कुछ दिन बाद तक किससे राब्ते थे। और उसके बाद वो कहती हैं कि हम जो हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन तब करेंगे जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि उनका किससे रब्ता। तो इन्वेस्टिगेशन तो है किसी तरह भी हो सकती है, उन्होंने इतने संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं फ़र्ज़ करें, तो इसके अंदर कोई कमीशन, इस कमीशन की भी बातें हो रही हैं, जुडिशल कमीशन की भी बातें हो रही हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसके अंदर कार्रवाई कैसे करें? मैं आपको बताता हूँ, 2013 पे चलते हैं सर। 2013 का इलेक्शन हुआ ना था जी सर, मैं 2013 बहुत पसंद है जी। और वो एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के अफजल खान साहब, वो मैदान में आए, सेम पैटर्न के मुताबिक उन्होंने तमाम इलेक्शंस के ऊपर ना धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। उनको अदालत में बुलाया गया, वहाँ पे वो बेहोश होकर गिर पड़े, बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसकी वजह से जो पाकिस्तान को डैमेज होना था वो हो चुका। यही हाल ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, चट्टा साहब, जो तहरीक इंसाफ के MNA जीते हैं ना जी वज़ीराबाद से, अहमद चट्टा साहब उनके ये भाई हैं, और इनकी वो जरताज गुल साहबा के साथ तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है बड़ी खुशगवार माहौल के अंदर। और अमेरिका का वीज़ा जो है ना वो भी अभी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि 13 फरवरी को जो है वो ये अप्रूव करवा के आए हैं, 12 या 13 फरवरी। इनकी रिटायरमेंट भी अभी, और रिटायरमेंट भी करीब है। तो ये खैर सियासी जमातों की तो अपनी एक मौक़िफ़ है, तफ्तीश होनी है, ताकि मैं ज़ाती तौर के ऊपर झूठ की तफ्तीश करने के हक़ में ही नहीं। तो ये क्या बात हुई, एक बंदा उठ के इल्ज़ाम लगा दे कि मैं रात को जो है ना वो एटमी राज जो है वो मेरे पास चाहिए, जो PSL में कौन सी टीम जीतेगी या हारेगी उसका रात ही मैंने डील कर लिया। तो आप उस झूठ के पीछे उसकी तहकीकात करने चल पड़ेंगे, लेकिन क्योस उन्होंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये जो आपने PSL वाली बात की है ना, ये आपको पता है कि हमारा जो बड़ा तो हम परस्त मुआशरा है, और यहाँ पे बाबे और पीर और फ़कीर और वो सारा मामला चलता है। मेरा तो उसमें ना एक ही लिटमस टेस्ट होता है कि जे मैचा का रिजल्ट दस सकता है तो मेरा पीर है। ठीक है, क्योंकि उससे फिर फ़ायदा लिया जा सकता है ना, वरना अदरवाइज पीर का क्या फ़ायदा, उस पीर का क्या फ़ायदा जो आपको पैसे ही नहीं कमा के दे सकता। और उस पीर का क्या फ़ायदा
जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करते फिर रहे हैं तो अपना इलेक्शन नहीं जीत सके। अच्छा सर, 2013 की जो इन्होंने बात की, आपने भी बात की, इन्होंने कहा जी मुझे बड़े पसंद हैं। 2013 एक बड़ा वाकई जो है ना वो वाटरशेड मोमेंट था। उसकी वजह ये है कि उससे पहले जो ये यहाँ पे एक हमें मिलता है हवा जो होती थी कि जी इस पूरे मुल्क में ना एक ही विलन है, आसिफ अली जरदारी, ठीक है, वो नहीं ठीक, बाकी सब ठीक हैं। उसके बाद से होना ये शुरू हुआ कि पता लगना शुरू हुआ कि अच्छा शायद ये भी नहीं ठीक, अच्छा शायद वो भी नहीं ठीक। और ये जो एक एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी होती है ना कि किंग के साथ ट्रेजेडी दिखाओ तो लोग अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे। सो ये जिस तरह इल्ज़ाम भी लगाया, उन्होंने कहा जी कि सीधा सीधा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, ठीक है। अच्छा, लोगों के अंदर तो एक खुशी आती है ना कि यार एक इतनी बड़ी पोस्ट पे आदमी जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी पाकिस्तान में शायद कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम लग गया तो चलो आज से वही सही। सो अब आप देखिए मुआशरा यहाँ पे आ गया है कि क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलता तो वो इस पे खुश होना शुरू हो गया कि चलो ये तो गंदा हुआ। हाँ, चलो ये तो गंदा हुआ। अब आप देखिए चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा? ना वो इलेक्शन करवाने वाले, ना वो आरोज, ना वो कुछ भी। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब के कसूर क्या है? वो 17 सितंबर को 2023 को वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं। तब से लेके आज के दिन तक जो सबसे उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने सबसे बेहतर फ़ैसला किया, जो अब उनके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, डिज़ाइन, ग्रेट डिज़ाइन आप समझने की कोशिश करें, वो 190 मिलियन पाउंड है सर, बस और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसका कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी होनी चाहिए, दैट्स इट, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ये उनका कसूर है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक़्त के ऊपर होंगे। ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब ने कहा, बल्कि उनके लेफ्ट साइड के ऊपर बैठे हुए जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने उनके साथ यकज़बान होकर कहा कि नहीं, इलेक्शन वक़्त के ऊपर होंगे, ये उनका कसूर है। अब इलेक्शन आप सही नहीं करवा सके, एक सियासी जमात सही परफॉर्म नहीं कर सकी, दूसरी सियासी जमात ने सही परफॉर्म कर लिया, तो उसमें आप काजी फाजी साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसकी आप ग्रेट गेम समझने की कोशिश करें। मार्च में पाकिस्तान ने IMF के साथ डील करने के लिए जाना है। आज कोई पाकिस्तान की सियासी जमात कोई भी वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो लिया, क्या उसे कहते हैं, खिताब किया। वो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी आज ही चल रही है। आज वो चल एक दिन आएगा कोई नहीं लेना चाहिए, कोई नहीं लेना। और आज देख ले वो कह रहे हैं नून लीग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है वजारत उज़्मा लेने में। मैंने तो 9 फरवरी को ये खबर दी थी सर, एक प्रोग्राम में बैठा, मैंने कहा था कि ये हुकूमत वो लेने, अब वो ले सकते नहीं ना। अब आपने ऐसी हुकूमत, किसी भी सियासी जमात ने ऐसी हुकूमत लेके क्या करना है जो आपने 2-3 साल के बाद गिरा देनी है। वैसे अभी तक उनकी जो मरियम औरंगजेब की अभी आज के दिन ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे खबर गर्दिश कर रही है, मीटिंग होती है उसके बाद हम जारी करते हैं, उसके बाद कि जी क्या हुआ मीटिंग में, उसके अलावा जो बात हो रही है उसकी मैं तरदीद करती हूँ। अच्छा, लेकिन सो हम वो अभी तक नहीं माने आपकी वाली बात। हम एक हफ्ते में 3 शो करते हैं और कल वाला शो तो है हमने खालिस्तन किया था PTI के मौक़िफ़ से कि हमने खुद अज्यूम किया कि PTI के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और उससे पहले भी हम ये बात करते आ रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो फूलों का हार नहीं, वो कांटों का सेज साबित होगी। इस वक्त PTI के हक़ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो नून को बनाने दें, क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर वो इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी नून, जिसका फ़ायदा PTI को पहुँचेगा। इसलिए हम कह रहे थे कि हल्की आंच पे एहतजाज करें, ऐसा ना करें कि PMLN कहे कि अच्छा फिर हम लेते ही नहीं, फिर तुसी बना लो। नहीं, आप ये चाहते हैं कि जैसे इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उन्होंने बनते सारी कश्मीर बेच दिया था, इस दफ़ा अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो कोई और चीज़ बेच दें। ऐसे तो ना करें। देखें, हम तो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं हर पार्टी का। आज हम बैठ के नून के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं कि उनके हक़ में बेहतर क्या है। कल हम PTI के उससे वो कर रहे थे। बुनियादी बात तो ये है, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी कि बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन है। वो ग्रैंड डिज़ाइन का 100 बंदे हिस्सा होंगे, 1000 बंदे हिस्सा होंगे, 1 लाख बंदे हिस्सा होंगे। 24 करोड़ में 1 लाख कुछ भी नहीं होता। बात ये है कि जो आम आवाम जब चेयर करती है उस कंस्पिरेसी थ्योरी को जो 1 लाख बंदा लेके आया है, इसका मतलब है कि आम आवाम खुश नहीं है। अच्छा, आम आवाम जब ये देखते हैं, बड़े अच्छे आपने फैसले बताए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो ये देखते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट
बहुत क्विक फैसले करती है सियासी मसलों के। हमारे जो मसले हैं वो तो वहीं के वहीं पड़े हैं। अच्छा, आप और मैं से ज़्यादा कौन जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट जाएँ, 25 DSNG वैनें खड़ी होती हैं, शोर मच रहा होता है, इमरान खान का केस लोग भागते जा रहे हैं, मरियम नवाज़ का केस लोग भागते कैमरा जा रहे हैं। लोअर कोर्ट्स में जहाँ पे लोगों के केसेस फंसे हुए हैं, कभी आपने सिंगल कैमरा देखा है? नहीं देखा सर। तो अगर ये चीज़ चलती रहेगी, वो जो कंस्पिरेसी थियरी है, चाहे वो 100 बंदा उसमें इन्वॉल्व है, लाख बंदा इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया पूरा मुल्क उसके साथ मिल जाएगा अगर कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ना, जैसे आपने कहा कि हम सियासी जमात का, नून लीग का मौका पेश कर रहे थे और पर्सनल PTI का मौका पेश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ही आप जिनका असल मौका पेश करना चाहिए वो या तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा फेलियर ही ये है कि उसने आज तक जो उसका जेन्युइन स्टेक होल्डर है, जो लिटिगेंट है, उसको कभी तरजीह नहीं दी, कभी भी तरजीह नहीं दी। और जब भी उस लिटिगेंट को तरजीह देने के लिए, उसकी फेवर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनती है, कोई ना कोई रिफॉर्म्स आती हैं, माफियाज जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नतीजतन जो पॉलिसी मेकर होता है, जिसका गुड फेथ होता है, वो सालीन के मसाइल को हल करने की बजाय उस माफिया के साथ उलझ पड़ता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह वो वाक़या याद है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी अदालत के अंदर किसी चीफ जस्टिस ने रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे सैयद मंसूर अली शाह साहब, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, आगे फ्यूचर में भी उन्होंने 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना है। अच्छा, रिफॉर्म्स क्या थी? बड़ी मुख्तसर थी कि अगर सिविल नौयत का मुकदमा है तो वो सिविल के केस के जज के पास जाना चाहिए और फौरी जाना चाहिए और उसमें तारीख मिलनी चाहिए, ताकि मुतल्लका साइल को पता हो कि मेरा फ़लाँ तारीख तक मुकदमा अर्जन हुआ। ये तो नहीं है कि साल बाद उसकी तारीख निकले। जो फौजदारी की है वो फौजदारी के पास जाना। इसी तरह की बेसिक्स थी जिससे सालीन के छोटे छोटे से जो मसाइल थे ना वो हल होने थे। इसी तरह वो नीचे सिविल कोर्ट्स की तरफ भी गए कि आपने जो भी अपना केसेस के फैसले करने, एक तो आपने आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि आपने इतनी देर में ये फैसले करने हैं और कानून भी यही कहता है, उसकी आपने रिपोर्ट्स में वो भिजवानी है। आप बिलीव करें कि उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से साकिब निसार साहब, वो माफियाज ने पहले तो हाई कोर्ट के अंदर क्योस क्रिएट करवाया, फिर उन्होंने टेक्निकल तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस वक़्त को अपने साथ मिलाया। वो ऐसी गेम चलाई कि वो सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ना जी, वो असल रिफॉर्म से हटने के बजाय उधर उलझना शुरू हो गए। और सर वो माफिया इतना ताकतवर निकला कि उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह साहब को वहाँ से ट्रांसफ़र करा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तैनात करवा दिया। और उसके बाद आज के दिन तक वही वैसे ही जो है वो मसाइल चल रहे हैं। आप यकीन करें, एक बुज़ुर्ग का पेंशन, एक सरकारी मुलाजिम का पेंशन का केस है, 5 साल हो गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से उसका फैसला नहीं हो पा रहा। और 2+2 का फैसला, उसमें कोई कानून नहीं है। यहाँ पे तो अब मैंने अक्सर ऐसे भी सुनता हूँ कि लोअर कोर्ट्स में, हालांकि आपको पता है कि किसी भी कोर्ट में कोई भी कन्विक्शन हो जाए उसके बाद ऊपर जाके ओवरटर्न करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सुनता हूँ साइलीन को कहते हुए कि यार आप हमारे खिलाफ ही फैसला दे दें, बस दे दें ताकि हम ऊपर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सितम ज़रीफ़ी है ना। सर मुझे ये बताएं कि हम बड़ी देर से, अली और मैं और आप भी ज़ाहिर वकालत के शोबे में इतनी देर से हम कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिसीजन हम देखते रहते हैं। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, वकला बरदरी जो है उनकी एक रेपुटेशन जो है उसके अंदर एक चेंज है पिछले कुछ सालों में। और वो बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स हो, वो एहतजाज हों, वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर एहतजाज हों, क्यों ना हो, सोशल मीडिया मेरे ख्याल में एक बहुत चीज़ें, जिससे आप चीज़ें मंजरें यहाँ पे आ रही हैं। क्या वाकई में ये कहना सही है कि वकला कम्युनिटी के अंदर एक चेंज है उनके नज़रिए में, अपने नज़रिए में अंदर, और उनका जो रवैया है आवाम के साथ उसके अंदर चेंज है, या वैसे ही है जैसे पहले था, या ज़्यादा वकील हो गए आप? नहीं, देखिए वकला के ये तो एक एडमिटेड बात है ना, जो गलत है वो चाहे वकला में है, मीडिया में है, जजेस में है, पॉलिटिशियंस में है, कहीं भी है, वो गलत है तो वो गलत ही है। लेकिन ज़्यादा तादाद, जैसे वो वाली बात कर रहे थे ना, वो डोमिनेंस जो है ना, वो जो गलत लोग हैं वो डोमिनेट इस तरीके से कर जाते हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं ना वो नज़र ही नहीं आते। आप देखें कि वकला की बहुत बड़ी तादाद वो कभी 2 नंबरी नहीं करते, केस किया, फीस ली, सिर्फ काली भेड़ें चंद हैं, वो हर शोबे में होती हैं, उनकी वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं। अगर आज भी हाई कोर्ट के अंदर, चूँकि मेरा ज़्यादातर एरिया जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से है, तो लाहौर हाई कोर्ट में अगर रोज़ 1000 में से 900 मुकदमे का फ़ैसला हो रहा है, तो वो 900 में दोनों तरफ से 1800 वकील इन्वॉल्व हुए,
तो वो कोशिश करते हैं, जजेस की असिस्टेंस करते हैं, तो फिर उसके फैसले हो जाते हैं। चेंज ज़रूर आई है, लेकिन वो चेंज पॉजिटिव साइड के ऊपर ज़्यादा आई है, लेकिन उसकी जो तशहीर है वो नेगेटिव साइड की ज़्यादा तशहीर होती है। अच्छा, इसमें ये बात दुरुस्त है, अगेन हम सुनते हैं कि जी जजेस तो शायद कुछ औकात में चाहते थे कि तब्दीली आए, लेकिन वकला को ये बात पसंद नहीं आती कि केसेस जल्दी जल्दी टर्नओवर अगर हो जाए, जल्दी जल्दी फैसले हो जाए, तो शायद उनको ये बात पसंद नहीं आती। नो 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 नो, देखिए ना, मैं वकील हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मैंने आज मुकदमा दायर किया, कल उसका फैसला हो, हफ्ते बाद फैसला हो, ताकि मेरा बोझ कम हो, मैंने जो फीस ली है वो मेरी जायज़ हो, जस्टिफाइड हो, मैं अगली केस की तरफ जाऊँ। वकला की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये पर पेशी नहीं होती फीस। ना ना ना, पर पेशी नहीं होती। आपने एक केस की फीस ले ली, 5 रुपये ले ली, 5,000 ले ली, 5 लाख ले ली, तो मुझे तो ये बेनिफिट है ना, जल्दी जल्दी केसेस का फैसला हो। कुछ जगह के ऊपर प्रॉब्लम जो है, जो डिले की जो प्रॉब्लम है, उसकी एक वजह, पहली वजह सरकारी महकमे है, और दूसरी वजह कुछ जज साहबान है, सारे नहीं, कुछ जज साहबान है। उसकी वजह यह है कि अगर वकील नहीं भी पेश होता, ये भी लॉ में लिखा हुआ है, अदालत खुद रिकॉर्ड देखे, उसको कानून का दोनों वकला के अलावा पता होना चाहिए, वो रिकॉर्ड का खुद ही जायज़ा लेके सरकारी वकील से पूछ के फैसला कर दे। अगर वकला के ऊपर ये एलिगेशन है कि वो डिले करते हैं, आप ना डिले होना दें, आप फैसला कर दें, रिकॉर्ड आपके सामने है ना। अगर किसी नई चीज़ की ज़रूरत है, आप मुतलका महकमे से रिकॉर्ड मंगवा के उसका जायज़ा ले लें। कानून का वकला से ज़्यादा जजेस को पता होना चाहिए। मुझे नहीं भी कोई कानून आता ना, तो मेरे मुकदमे का फैसला करते हुए जज साहबान को ज़रूर पता होना चाहिए, वो कर दे फैसला। डिले वकला को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। आप फैसला करने में बाइख्तियार हैं, आप फैसला कर दें। अगर वो किसी वकील के साइल के खिलाफ फैसला होगा, वो आगे अपील में चला जाएगा। सो प्रॉब्लम, अब सरकारी वकील सरकारी महकमे क्या करते हैं, कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम किसी सरकारी मुलाजमत की प्रमोशन का केस है, वो हाई कोर्ट में फ़ाइल किया, तो उसका जवाब मांगा उन्होंने मुतलका महकमे से, मुतलका महकमा 8 महीने जवाब ही जमा नहीं करवाता, वो साल बेचारा रुलता रहता है। अच्छा, जज साहबान भी इस गफलत का नोटिस नहीं लेते कि आप भाई सरकारी वकील को कहें, उसके सेक्रेटरी को बुलाएं, उसके वारंट जारी करेंगे, सुबह रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे इधर जज साहबान हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जिनकी कम्पिटेंसी और जिनकी ईमानदारी, मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो 14-15 साल से लाहौर हाई कोर्ट से वाबस्ता हूँ, वो ऐसी है कि जो वक़्त के वली अल्लाह है ना, वो भी उन हाई कोर्ट के जजेस से जो हैं वो छोटे महसूस होते हैं। और कुछ जज साहबान ऐसी शोहरत है, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ार नकवी साहब का वाला मैंने केस किया है, मैं उसका मेन कंप्लेनर था, मैंने उसको सारा एजिटेट किया। अब कानों को हाथ लगाने को दिल करता है ऐसे जज साहबान को देख के, ऐसे भी मौजूद है। और उन जिनकी कम्पिटेंसी है, वो 2 हफ्तों में फैसला करके वो ना कोई डिले ना कोई चीज़। लेकिन ये जिनकी कम्पिटेंसी है, वो भी क्या सरकारी महकमों को लाइन हाजिर करते हुए घबराते हैं? नो नो ना, कोई नहीं घबराते। अभी मैंने पिछले दिनों 2-4 फैसले पढ़े जस्टिस तारिक नदीम साहब के। वो फैसले थे किसी शहरी को हब्से बेजा में रखना, और अदालत ने बैल मुकर्रर किया, वो उस बंदे को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने जायज़ा लिया कि हाँ वाकई ही इसको गैर कानूनी तौर के ऊपर पुलिस वालों ने हिरासत में रखा, तो अदालत ने उस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया। अब वो पुलिस ऑफिसर कभी दोबारा किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखेगा। ऐसे जज साहबान कम हैं, लेकिन हैं। एक जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं, वो फौजदारी के ऐसे ही बड़े क्विक, कोई डिले का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब है, जस्टिस सदाकत अली खान साहब है, जस्टिस अनवार हुसैन साहब है, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब है, और भी बाकी सारे जजेस। अक्सरियत ऐसे जज साहबान की है जिनकी कम्पिटेंसी, क्विकनेस, वो बियॉन्ड आप कह लें कि एक्सपेक्टेशन है, वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जो 2-4% नहीं करते, उनकी वजह से ये जो काबिल जज साहबान है 90%, ये भी सर ये तो चलें, हम अभी और मज़ीद डिस्कस हैं। मैं थोड़ा जो हमारा पिछला जो सियासी ज़रा थोड़ा सा अधूरा रह गया था, अब कानूनी हद तक मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब ये सारा चर्चा जो फैल रहा है कि जी धांधली हो गई, ठप्पे लग गए, फॉर्म 45 ठीक नहीं, 47 ठीक नहीं, 49 ठीक नहीं, दीगर जो मसले हैं सब जो है अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने खुद 18 केसेस जो हैं उनको मुस्तरद करके वापस भेज दिया कि जी आप पहले वहाँ से जाएँ। अब इस सारे जो ये रिकोर्स लेना जा रहे हैं, जो कि 12 ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एग्जैक्टली कितनी देर लगेगी, क्या करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये या ये इलेक्शन कमीशन की हद तक, उसके बाद हाई कोर्ट मजीद एंटरटेन नहीं करेगा इनको? नहीं, निज़ामी साहब 2 चीज़ें समझने वाली हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखी हुई हैं। जो जिन भी उम्मीदवारों ने
बिलखसूस तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट से या बाकी हाई कोर्ट से रुजू किया ना इंतखाबी नताइज के खिलाफ, उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर अदलिया को बदनाम करने के लिए उस फोरम के ऊपर रजू किया, क्योंकि वो उधर जा ही नहीं सकते थे, वहाँ से वो दरखास्तें खारिज ही होनी थी। लेकिन जब वो खारिज हुई तो देखें सारा मलबा अदलिया के ऊपर गिरा के जी देखें ये जानबूझ के शायद जो है वो मैनेज होकर किसी के कहने के ऊपर इन्होंने उसको रिलीफ नहीं दिया। जब एक इंतखाबी डिस्प्यूट पैदा हो गया ना, वो किसी भी नौयत का पैदा हो गया, तो आपने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर गिनती में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने आरओ को एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद ऊपर आप रिकाउंटिंग की वो डिसीजन होना है। और अगर आपने इंतखाबी धांधली की बात करनी है तो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है। अब जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाना है तो आपने जो अपना दावा दायर करना है, जिसको इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, उसमें आपने धांधली को एक्सप्लेन करना है कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतने वोट थे, वो इस वजह से वो मैनेज हुए, तो ये धांधली हुई। जर्नल एलिगेशन आपने नहीं लगाना। अब जो तहरीक इंसाफ के लोग इधर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में पिटीशंस दायर कर रहे हैं, वो सारी इस चीज़ों से लैग कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली वो खारिज होनी है। जब खारिज होनी है तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करनी है। कानूनी तौर के ऊपर जब आपने इलेक्शन पिटीशन उधर से कोई भी फैसला होगा, हक में होगा या खिलाफ होगा, तो उसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट जानी है। आप लाहौर हाई कोर्ट का रोल ही कोई नहीं है उसके अंदर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट नहीं हाई कोर्ट नहीं जा सकती, हाई कोर्ट नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। और ये प्रॉब्लम भी इतनी कोई नहीं है जो तमाम फ्री कैन धांधली के इल्ज़ाम लगे ना। वैसे वाकई ये बात आज शायद खान अब्बासी साहब ने सही कही है कि वो ना ये पहला इलेक्शन है जिसका गूगल को भी नहीं पता कि ये इलेक्शन होया। मतलब काउंटर फाइल्स के ऊपर वोट डले ही नहीं हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई को वोट डाले हुए हैं, और फिर आरओज ने उन्हीं फॉर्म 45 के ऊपर बुनियाद करके जो है तहरीक इंसाफ को जितवाया हुआ है, किसी जगह पे नून लीग को जितवाया हुआ है और रोला पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे इसमें ये है कि इस दफ़ा तो हम अगेन नहीं कह रहे कि धांधली हुई है, वो तो जो होगा वो पता लगेगा, कानून बताएगा, लेकिन उंगलियां उठती रही हैं तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, इलेक्शंस को जो भी रिग करने का मामला होता था या जो भी धांधली का मामला होता था वो बड़ा सिंपल होता था, और वो होता था कि पोलिंग स्टेशन पर किया जाता था जो भी किया जाता था, वो करके सील लगती थी, फॉर्म 45 इशू होता था, फॉर्म 45 आरओ के पास जाता था, उसके बाद फिर जो भी 47 कंपाइल होता था, कल को जो भी मसला हो दोबारा सीलें खुलें तो अंदर से वही निकले जब 45 मैनेज्ड है। इस दफ़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज, शिकायतें ये मिल रही हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में आपस में वो कोरिलेट नहीं कर रहे, और उसमें नून लीग भी ये कह रही है कि हमारे साथ भी हुई है, पीटीआई कह रही है हमारे साथ भी हुई है, हर जमात कह रही है। आपको नहीं लगता कि बेसिकली जो सारा कुछ जिस तरह से होता आया था वो इस दफ़ा नहीं हो पाया, क्योंकि शायद डिसोबीडियंस थी, शायद हर कोई अपना अपना देख रहा था। बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि शायद स्टेट जो है ना वो अपनी रिट लूज करती जा रही है। आपको ऐसे लगता है? नो आफ्ताब, इसमें स्टेट का तो लेना देना ही कोई नहीं। स्टेट वाज जस्ट अ फैसिलिटेटर इन दिस इलेक्शन, एंड वो हर इलेक्शन में फैसिलिटेटर का ही करता। अब देखें कि आप पूरे इलेक्शन में आपने किसी जगह के ऊपर इलेक्शन डे वाले दिन पुलिस की किसी भी सियासी जमात के कारकुन के साथ किसी किस्म की कोई बड़ी आपने वायलेंस सुनी? हमने नहीं सुनी, ना फौज की सुनी, ना रेंजर्स की सुनी, ना सरकारी अमले की सुनी। इशू स्टेट का तो कहीं भी नहीं था कि हम ये कहें कि स्टेट की रिट रूल जो जमात को पब्लिक मैंडेट देती है वो अपनी हुकूमत बनाए। प्रॉब्लम अब हम जो अदालतों में देखते हैं और केसेस को साथ देखते सुनते हैं या जिन चीज़ों का मुताला कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फॉर्म 45 और 47 के अलावा उससे पीछे भी है कि काउंटर फाइल्स के ऊपर फ़र्ज़ कर लें एक पुलिस स्टेशन है 76, उसके ऊपर 1100 वोट थे। काउंटर फाइल्स के मुताबिक वहाँ पर 450 वोट कास्ट हुए हैं, तो फॉर्म 45 के ऊपर तमाम उम्मीदवारों के 615 वोट कैसे आ गए? इसका मतलब हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो पोलिंग डे पे बैठे हुए थे, धांधली की बुनियाद उन्होंने रखी, चाहे किसी भी जमात के हक में रखी, वो कैसे आ गई? तो प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होने। फॉर्म 47 तो बेचारा मासूम है, हमें बदनाम होता फिर रहा, फॉर्म 45 भी हमें बिला वजह बदनाम हो रहा है। बदनामी असल में वो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का किरदार है कि जिन्होंने वो। तो सर वक्त काम हमारे पास ख़त्म हो जा रहा है, एक्चुअली वक्त मैंने क्लोजिंग करनी है, लेकिन इंशाल्लाह
एक दफ़ा फिर आपको हम बुलाएंगे। अभी बहुत सारे सवाल अली के भी रह गए थे, मेरे भी रह गए, जो वक्त की कमी है, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नाज़रीन, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।